वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी शख्स का कैरेक्टर जो है वो कब रेलेवेंट होगा, कब एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगा, या उसके बारे में कब जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैरेक्टर बेसिकली है क्या। कैरेक्टर के लिए उर्दू में लफ्ज़ किरदार या चाल चलन जो है वो यूज़ किया जाता है। और कैरेक्टर की हम डेफिनेशन करें तो कैरेक्टर इज़ बेसिकली एन एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन बाय हिज सोसाइटी, यानी किसी शख्स की जो क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी जो एस्टिमेशन है सोसाइटी की जानिब से, वो किसी शख्स का किरदार कहलाती है। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर। अब आर्टिकल नंबर 66 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल 66 कहता है इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इर्रेलेवेंट, के सिविल केसेस के अंदर कोई चीज़ अगर आपने साबित करनी है तो उसमें आप कैरेक्टर को जो है ऐड नहीं कर सकते, कैरेक्टर उसमें इर्रेलेवेंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं मकान मालिक हूँ और आप मेरे किराएदार हैं। आप लोगों ने 3 महीने से मेरे मकान का किराया नहीं दिया और मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो सूट फाइल कर देता हूँ। जब मैं आप के ख़िलाफ़ सूट फाइल करके आपसे क्लेम करूँगा अपना 3 महीने का किराया, तो आप उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट में ये नहीं कह सकते कि भाई मैं बड़े अच्छे किरदार का मालिक हूँ, मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है, देखें सोसाइटी में मेरी कितनी इज़्ज़त है, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। ये सारी की सारी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। मैंने आपसे किराया मांगा है और आपने आके उसका जवाब देना है कि मैं किराया दे चुका हुआ हूँ या कुछ मजबूरी है, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। ठीक है, उसमें कैरेक्टर आप घुसेड़ नहीं सकते, कैरेक्टर इर्रेलेवेंट है सिविल केसेस के अंदर। ये हमें आर्टिकल 66 बताता है। इसकी आखिरी लाइन में उसने एक एक्सेप्शन दी है, वो कहते हैं एक्सेप्ट इन सो फॉर एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट। वो कहते हैं या तो कैरेक्टर बजाते खुद फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट है तो फिर रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पर कैसे है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट? एक औरत जो है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ खुला का सूट फाइल करती है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक जो है उससे डिमांड करती है। उसमें वो लिखती है, प्ली लेती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसके मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, उसने डिफरेंट औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। ठीक है, वो ये क्लेम करती है और कहती है कि मुझे तलाक जो है वो दिलवाई जाए। अब यहाँ पर कैरेक्टर जो है इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है कि उसके कितनी ख़वातीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, यानी इस सिविल केस के अंदर जो है वो आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं उसके कैरेक्टर के हवाले से। अदरवाइज़ सिविल केसेस के अंदर आप जो है किसी किस्म का उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, जो कैरेक्टर है वो इर्रेलेवेंट है। या मिसाल के तौर पर मैं किसी के ख़िलाफ़ सूट फाइल करता हूँ डेफेमेशन का, हद तक इज़्ज़त का, कि भाई इसने जो है मेरी तौहीन की है या इस तरीके से जो है इसने मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया है, और फिर जो है मैं बताता हूँ कि भाई ये इस तरीके से ब्लैकमेलर है, ये दूसरे लोगों को भी जो है वो मतलब है कि डिफेम करता है। तो इन सूरतों में जहाँ पर कैरेक्टर बजाते ख़ुद किसी शख्स का फैक्ट इन इशू हो या रेलेवेंट फैक्ट हो तो फिर वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगा। अदरवाइज़ आर्टिकल 66 कहता है कि ये सिविल केसेस के अंदर इर्रेलेवेंट है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 67, ये कहता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, के जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें किसी शख्स का जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होगा। वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर हम जब किसी शख्स की बेल लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें बाकायदा तौर पर लिखते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको मलिशियसली जो है वो इस केस में फंसाया गया है और ये अदम रिकॉर्ड याफ्ता और अदम सज़ा याफ्ता है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि भाई इसका पिछला कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है, ये गुड कैरेक्टर का हामिल बंदा है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 67 यही बताता है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर एक्यूज्ड का प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है और उसके बारे में अगर कोई एविडेंस आप रिकॉर्ड करवाना चाहें तो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी एक्यूज्ड अदालत को बता सकता है कि भाई मैं अच्छे किरदार का मालिक हूँ, इस केस में मुझे फंसाया गया है, पहले तो मेरे ख़िलाफ़ ना कोई केस जो है वो कहीं पर फाइल हुआ है और ना ही मैं इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल हमारा 68, वो कहते हैं प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट, के आर्टिकल 67 कहता है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है एक्यूज्ड का वो रेलेवेंट है, लेकिन आर्टिकल 68 कहता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन रिप्लाई
लेकिन रिप्लाई के अंदर जो है वो बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। यानी एक शख्स है, आप उसके ऊपर ऐसे ही कीचड़ नहीं उछाल सकते कि भाई ये बुरे किरदार का मालिक है या उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते, अनलेस के आर्टिकल 66 के अंदर जो है वो बेसिकली फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट कैरेक्टर इटसेल्फ हो, फिर आप कह सकते हैं। या फिर आर्टिकल 67 के तहत उसने गुड कैरेक्टर क्लेम किया हो तो फिर आर्टिकल 68 कहता है कि आप उसके रिप्लाई में जो है कह सकते हैं कि ये बुरे किरदार का मालिक है। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक्यूज की बेल जो है वो फाइल करता हूँ और उसमें मैं क्लेम करता हूँ कि भाई ये बंदा अच्छे किरदार का मालिक है, इसका जो है अदम रिकॉर्ड याफ्ता और अदम सज़ा याफ्ता ये शख्स है, तो उसके जवाब में जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कह सकती है कि भाई ये FIR देखें इसके ख़िलाफ़ हुई है, ये कैसे क्लेम कर रहा है कि ये गुड कैरेक्टर का मालिक है। यानी उसमें जो है वो बेसिकली उसके रिप्लाई में उसका बैड कैरेक्टर सामने लाया जा सकता है, लेकिन जो है वैसे नॉर्मल हालात में किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता, बैड कैरेक्टर जो है वो इररेलेवेंट है। लेकिन उसने 2 एक्सप्लेनेशंस दी हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में वो कहता है दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज़ इटसेल्फ अफेक्ट इन इशू। मैं पहले ही आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि आर्टिकल 66 कहता है कि अगर जो है किसी शख्स का कैरेक्टर इटसेल्फ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है तो फिर उसके बारे में शहादत दी जा सकती है। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भी यही कहती है कि किसी शख्स का बैड कैरेक्टर जो है वो इटसेल्फ जो है वो फैक्ट इन इशू हो तो फिर जनाब वाला उसके बारे में शहादत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है या उसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हो जाती है रिश्वत स्तानी की कि ये बंदा जो है वो रिश्वत लेता है, तो उसके बारे में कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है उसके बैड कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर बैड कैरेक्टर उसका इटसेल्फ यहाँ पर फैक्ट इन इशू हो गया, तो उसके बारे में आप जो है एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं और वो रेलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में वो कहता है द प्रीवियस कन्वेक्शन इज़ रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर, के एक बंदा है जो मतलब है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी केस के अंदर, तो आप उसकी वो प्रीवियसली कन्विक्शन के बारे में अदालत को बता सकते हैं या उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो रेलेवेंट है कि भाई आप पिछले किसी केस में सज़ा याफ्ता हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एडमिसिबल होंगी अगर बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो। ठीक है जी, ये है हमारा आर्टिकल 68। उसके बाद 69 में आ जाएं, वो कहता है कैरेक्टर एज इफेक्टिंग डैमेजेस, किसी शख्स का किरदार जो कि उसको मिलने वाले डैमेजेस के ऊपर इफ़ेक्ट करे वो भी रेलेवेंट होगा। बेसिकली आर्टिकल नंबर 66 में हमने पढ़ा कि सिविल केसेस में कैरेक्टर जो है वो इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। उसमें एक एक्सेप्शन हमने 66 के अंदर पढ़ी, ठीक है, कि अगर इट सेल्फ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट हो कैरेक्टर तो फिर उसके बारे में एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाएगी। या 69 भी उसी की एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी शख्स का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के ऊपर इफ़ेक्ट करे तो फिर भी वो रेलेवेंट है, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो है एक शख्स है, ये सूट फाइल करता है बी के ऊपर डेफामेशन का कि जो बी है इसने मेरी हत्या की इज़्ज़त की है, मुझको डिफेम किया है, ठीक है जी, ये ए क्लेम कर रहा है। अब बी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि भाई इसने मेरी हत्या की इज़्ज़त की है और 4 लोगों में मुझे कहा है कि भाई जो है ए चोर है, ठीक है जी। ए को बी ने चोर कहा, इसको हर्ट हुआ और इसने जाकर बी के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर दिया। अब बी क्या कहता है, बी आके बताता है कि भाई मैंने, अच्छा इस ए ने यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए भी डिमांड किए थे, ठीक है, 2 लाख रुपए हर्जाना डिमांड किया था कि मुझे 2 लाख रुपए के डैमेजेस दिए जाएँ, ठीक है जी। तो बी आके कहता है कि भाई मैंने इसकी तौहीन नहीं की, इसने खुद एक वीडियो जो है वो इसकी दिखाता है, वीडियो में ये ए जो है ये एडमिट कर रहा होता है, कन्फेशन कर रहा होता है कि भाई मैंने फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पर चोरी की थी, ठीक है। तो बी आकर जनाबे वाला ए की वो वीडियो अदालत में दिखा देता है कि भाई मैंने इसकी तौहीन थोड़ी की है, ये खुद कन्फेस कर चुका हुआ है कि भाई मैंने चोरी की है। तो यहाँ पर जो है मतलब है कि इस बंदे की ये जो वीडियो जिसमें उसने कन्फेशन की है अपने बैड कैरेक्टर के बारे में, तो इस 2 लाख के डैमेजेस के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है अदालत इसको 1 रुपया भी ना दिलवाए, ठीक है, कि भाई आप वीडियो में खुद कन्फेस कर चुके हुए हैं, या हो सकता है 2 लाख के बजाय इसको 2000 रुपये बतौर डैमेजेस जो है वो इसको दिया जाए। यानी ऐसा कैरेक्टर किसी शख्स का जो उसको मिलने वाले डैमेजेस के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा हो तो वो भी रेलेवेंट है, वो भी अदालत में जो है
पेश किया जा सकता है। ठीक है जी, उसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आर्टिकल नंबर 69 की वो कहती है इन आर्टिकल 66, 67, 68 एंड 69। ठीक है, ये जो कैरेक्टर वाले हम आर्टिकल्स पढ़ चुके हुए हैं, इन सब में द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन के जो आर्टिकल हम पढ़ चुके हुए हैं, इनमें जो लफ्ज़ कैरेक्टर यूज़ किया गया है उसमें रेप्यूटेशन भी जो है वो इंक्लूडेड होगी और डिस्पोजिशन भी इंक्लूडेड होगी। रेप्यूटेशन क्या होती है कि भाई लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे आपके बारे में भी लोगों की एक राय होगी कि ये बच्चा अच्छा स्टूडेंट है, या ये 5 वक्त का नमाजी है, या ये झूठ नहीं बोलता। यानी आपकी जो खूबियां हैं जो लोगों की नज़र में हैं, या जो खामियां हैं कि भाई ये तो चरसी लड़का है, भाई स्टूडेंट हॉस्टल में ये चरस पीता है। ठीक है, या इस तरह की कोई बातें आपके ख़िलाफ़ की जा रही हैं, तो जो कुछ भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं ये है आपकी रेप्यूटेशन। और डिस्पोजिशन होती है कि आपका लोगों के साथ रवैया क्या है, यानी आपका लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो कैसा है, यानी आप अच्छे तरीके से खुश होकर मिलते हैं, खुश इखलाक हैं। ये जो लफ्ज़ खुश इखलाक है या जो बुरे इखलाक का मालिक है, ये बेसिकली डिस्पोजिशन में होता है, और डिस्पोजिशन की बुनियाद पर ही किसी बंदे की रेप्यूटेशन जो है वो डिफ़ाइन की जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर जो है कैरेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, ये 2 चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। उसके बाद वो कहता है बट एक्सेप्ट एज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68 में जो बताया गया है उसके अलावा एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेप्यूटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन। वो कहता है कि आर्टिकल 68 में जो है वो बताया गया है कि अगर बैड कैरेक्टर जो है किसी शख्स का वो इररिलेवेंट है, लेकिन किसी शख्स के रिप्लाई में जो है उसका बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, ये आर्टिकल 68 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 69 कहता है कि आर्टिकल 68 से हटकर आपने जनरल रेप्यूटेशन या जनरल डिस्पोजिशन की बात करनी है, क्योंकि आर्टिकल 68 के अंदर तो हमने एक स्पेसिफिक रेप्यूटेशन की बात की है ना कि भाई मैं अच्छे किरदार का मालिक हूँ, तो वो एक स्पेसिफिकली कोई FIR लेके आ जाता है कि भाई इसने फ़लाँ जगह पर चोरी की थी, ये उसके बैड कैरेक्टर का सबूत है, ये FIR है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। लेकिन आर्टिकल 69 कहता है कि भाई आपने जब भी बात करनी है जनरल रेप्यूटेशन या जनरल डिस्पोजिशन की बात करनी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो रोज़ाना शराब पीकर गली में जो है हल्लाबाजी करता है, शोर करता है, उसकी आदत है, उसका वतीरा है। ठीक है जी, तो ये उसकी जनरल रेप्यूटेशन है। ठीक है, कि उसके बारे में लोग इस तरीके का सोचते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो औरत है जब वो खुला का केस फाइल करती है तो उसमें बताती है कि भाई मेरे खामन में ये बुराइयां हैं, तरतीब के साथ वो बताती है। या एक औरत को उसका हस्बैंड जो है ज़द्दोकोब करता है तो वो जो है क्लेम करती है कि भाई ये मेरे खामन का वतीरा बन चुका हुआ है कि हर बात पर मुझे गाली गलौज करता है, हर बात के ऊपर मुझे ताना देता है, हर बात के ऊपर मुझे ज़द्दोकोब करता है, मारता पीटता है। तो ये उसकी मतलब है कि आदत बन चुकी हुई है, उसका मशगला बन चुका हुआ है मेरे साथ इस तरह की ज़्यादती करना। तो ये जनरल रेपुटेशन है। उसके बाद वो कहते हैं एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। लेकिन वो कहता है कि उसके बारे में जो है एविडेंस नहीं दी जाएगी जो उसकी कोई पर्टिकुलर एक्ट है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कभी कभार ज़िंदगी में एक बार जो है उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और पकड़ा गया, ठीक है, ये उसकी पर्टिकुलर जो है वो रेपुटेशन में आएगा लोगों की नज़र में। लेकिन जो बार बार किया जा रहा है कोई काम, वो उसकी जनरल रेपुटेशन में फॉल करेगा। तो आर्टिकल 69 बेसिकली ये कह रहा है कि एक बंदा जो है उसका वो बैड कैरेक्टर जो उसको मिलने वाले डैमेजेस जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करे तो वो भी रेलेवेंट होगा। आज हमने आर्टिकल 66 से लेकर आर्टिकल 69 तक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इसमें आप फर्दर कुछ ऐड करना चाहें या इसमें आपको कुछ ऐसा लगे जो मैंने आपको दुरुस्त ना बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। हमने एक दूसरे को यहाँ पर सिखाना है, तो मेरे लिए भी जो है दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।